हेलो एस्पिरेंट्स। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ हैं और अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। आई वेलकम यू ऑल टू द टिकट टू मेंस प्रोग्राम। आज पीटी 365 सीरीज़ में इकोनॉमी की ये 7th क्लास है। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला टॉपिक है ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। इसमें ज़्यादा समझाने का कुछ नहीं है, बस थोड़ा फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है जो आपको याद रखनी पड़ेगी। such as it is published jointly by United Nations Development Program UNDP and Oxford Poverty and Human Development Initiative। ये इंडेक्स जो है 10 इंडिकेटर्स के बेसिस पर बनाई जाती है। उसमें हेल्थ, एजुकेशन एंड लिविंग स्टैंडर्ड्स आर ब्रॉड डायमेंशंस, और न्यूट्रिशन, चाइल्ड मोर्टेलिटी हेल्थ के सब डायमेंशंस हैं। ईयर्स ऑफ स्कूलिंग एंड स्कूल अटेंडेंस एजुकेशन के सब डायमेंशंस हैं। एंड लिविंग स्टैंडर्ड का है कि जैसे कौन सा कुकिंग फ्यूल यूज करते हैं, सैनिटेशन फैसिलिटीज़ क्या हैं, ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, हाउसिंग, एसेट्स। तो इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन पूछेगा यूपीएससी में तो मैक्स टू मैक्स ये पूछा जा सकता है कि ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स कौन पब्लिश करता है, या फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ वन ऑफ द इंडिकेटर्स टू कैलकुलेट और टू determine the multidimensional poverty index. All right. Next is India's national multidimensional poverty index। अभी देखिए इशू क्या है कि रिसेंटली ये बोला गया था कि जो ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस हैं वो इंडिया को दे शो इंडिया इन ए बैड पिक्चर। सो इंडियन गवर्नमेंट ने भी अपना एक मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स लॉन्च किया है जो कि नीति आयोग द्वारा पब्लिश किया जाता है, और it uses National Family Health Survey to measure the multidimensional poverty. Its indicators are 10 indicators which are generally used in Global Multidimensional Poverty Index and 2 more indicators which are maternal health and bank account। तो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से आप ये ज़रूर याद कर लेना कि 10 तो जो लास्ट जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडिकेटर है उसके इंडिकेटर्स, और 2 एडिशनल इंडिकेटर्स इसमें यूज होते हैं। कौन सा? पहला है मैटरनल हेल्थ एंड सेकंड वन इज़ बैंक अकाउंट। ओके, सो ये जो इंडेक्स है वो किसके द्वारा पब्लिश की जाती है? बाय द नीति आयोग। ठीक है। अब ये जो पेपर रिलीज हो रहा है, द नीति आयोग रिलीज डिस्कशन पेपर टाइटल्ड मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इन इंडिया सिंस 2005-6। ओके, poverty head count ratio has decreased from 29% to 11%। ये 2013-14 से 2022-23 का है, मतलब 10 सालों में इंडिया में लगभग 17-18% पॉवर्टी जो हेड काउंट रेशियो है वो डिक्रीज हुआ है। हेड काउंट रेशियो क्या है? कितने नंबर ऑफ पीपल इससे बाहर आए हैं, कितने परसेंटेज ऑफ पीपल इससे बाहर आए हैं। ठीक है। अगला है, छोटा सा टॉपिक है, मिडिल इनकम कंट्री। अभी आपने सुना होगा कि इंडिया इज ट्रैप्ड इन मिडिल इनकम ट्रैप। ठीक है, तो अब देख लेते हैं कि मिडिल इनकम कंट्री कौन से होते हैं। मिडिल इनकम कंट्री, तो मिडिल इनकम कंट्रीज वर्ल्ड बैंक आइडेंटिफाइज इकोनॉमीज हैविंग पर कैपिटा ग्रॉस नेशनल इनकम बिटवीन। अब देखिए ग्रॉस नेशनल इनकम एक टर्म है। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग मैं एक वीडियो सेपरेट लेके आऊँगा जिसमें जीडीपी, जीएनआई, ठीक है, जीएनपी, एनएनपी वगैरह जो बेसिक इनकम मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं उनके लिए मैं एक अलग से एक वीडियो लेके आऊँगा। ठीक है, डोंट वरी। तो जिस कंट्री की ग्रॉस नेशनल इनकम इस रेंज में होती है, मतलब कितना, $1135 से $13,846 के बीच में जिस कंट्री की ग्रॉस नेशनल इनकम होती है पर कैपिटा, ठीक है, पर कैपिटा, उसको मिडिल इनकम कंट्री कहा जाता है। अब क्या इंडिया एक मिडिल इनकम कंट्री है? यस, इंडिया इज ए मिडिल इनकम कंट्री, बिकॉज इंडिया की जो ग्रॉस नेशन पर कैपिटा ग्रॉस नेशनल इनकम है वो है लगभग $2,500 के आसपास एनुअल इनकम। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक है पॉली क्राइसिस। अब देखिए इसमें दो, एक तरीके से इसका संधि विच्छेद करेंगे तो 2 पार्ट में बढ़ जाएगा। पहला है पॉली और दूसरा है क्राइसिस। ठीक है, कोई चीज़ पॉली होती है मीन्स मोर देन वन, और मीन्स मोर देन टू, एंड क्राइसिस मीन्स क्राइसिस।
तो कई सारी क्राइसिस जब एक साथ घट रही हों, जब कई सारी क्राइसिस एक साथ हो रही हों, उसकी वजह से होने वाले इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है, क्लाइमेट रिस्क, इस तरीके की चीज़ों पे जो इम्पैक्ट होता है उसको पॉली क्राइसिस कहेंगे। तो बेसिकली इसमें क्या है कि कई सारी क्राइसिस जैसे हेल्थ क्राइसिस, पेंडेमिक, एनवायरमेंटल रिलेटेड क्राइसिस, डेमोक्रेसी एट रिस्क और थ्रेट टू डेमोक्रेसी बाई टेररिज्म, और यू कैन से अथॉरिटेरियनिज्म, क्लाइमेट रिस्क, इनइक्वालिटी इन सोसाइटी, न्यूक्लियर थ्रेट, और भी बहुत टाइप की क्राइसिस हो सकती हैं। मैंने यहाँ मेजर को बस यहाँ मेंशन किया है। तो बस आपको इतना ध्यान रखना है प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से कि अगर ये टर्म से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार यूपीएससी इस तरीके का क्वेश्चन बनाती है कि रिसेंटली दिस टर्म हैज़ बीन इन न्यूज़, व्हाट डज इट मीन, ठीक है। तो कई सारी क्राइसिस इकट्ठा होके जो कंट्री के सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर जो इफ़ेक्ट होती हैं उसको पॉली क्राइसिस कहते हैं। नेक्स्ट इज़ अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट टॉपिक इज़ अनएम्प्लॉयमेंट। अब इससे पहले हम देख लेते हैं पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे। इट वाज लॉन्च्ड इन 2017। द की इंडिकेटर्स यूज्ड इन PLFS आर वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, मीन्स क्या होता है कि परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयड पर्सनस इन पॉपुलेशन, ठीक है। वर्कर पॉपुलेशन रेशियो शोज परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयड पर्सनस इन पॉपुलेशन। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, इट इंडिकेट्स परसेंटेज ऑफ पर्सनस इन लेबर फोर्स, मीन्स लेबर फोर्स में कितने लोग हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं, वर्कर पॉपुलेशन, लेबर फोर्स, इनका क्या मीनिंग है, अलग अलग होती हैं क्या? हाँ, अभी हम डिस्कस करेंगे। थर्ड इंडिकेटर इज अनएम्प्लॉयमेंट रेट, मीन्स परसेंटेज ऑफ पर्सनस अनएम्प्लॉयड अमॉन्ग पर्सनस इन लेबर फोर्स, ठीक है। और इसका एक सब इंडिकेटर होता है दैट इज एक्टिविटी स्टेटस। इट इज़ डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ द एक्टिविटीज़ परस्यूड बाय द पर्सनस ड्यूरिंग स्पेसिफाइड रेफरेंस पीरियड। मतलब किसी एक दिए गए पीरियड में लोग क्या क्या एक्टिविटीज़ करते हैं, ठीक है, कितने टाइम तक एम्प्लॉयड रहते हैं, कितने टाइम तक अनएम्प्लॉयड नहीं रहते हैं, इस तरीके से उसको देखते हैं, ठीक है। इसका है, ये दो टाइप का होता है, मतलब इसके दो क्राइटेरिया होते हैं, या कह लें कि दो डायमेंशन में इसको हम कैलकुलेट करते हैं। पहला है यूजुअल स्टेटस, मीन्स इट्स रेफरेंस पीरियड इज़ 365 डेज। मीन्स यूजुअल स्टेटस में क्या है कि 365 दिनों तक कोई पर्सन जो एक्टिविटी करता है उसको हम काउंट करते हैं। करंट वीकली स्टेटस में क्या है कि 7 डेज तक कोई पर्सन जो एक्टिविटी करता है उसको काउंट करते हैं। अब जैसे अकॉर्डिंग टू करंट वीकली स्टेटस, अगर कोई पर्सन वीक में एक दिन अगर एम्प्लॉयड है तो उसको हम एम्प्लॉयड कंसिडर करेंगे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू यूजुअल स्टेटस, अगर कोई पर्सन 365 डेज में फॉर ए नंबर ऑफ डेज एम्प्लॉयड है तो उसको हम एम्प्लॉयड कंसिडर करेंगे, ठीक है। इसका बस इतना यूज़ होता है यहाँ पे। तो यूपीएससी इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन कभी पूछेगी तो बस ज़्यादा से ज़्यादा इन्हीं चीज़ों पर रिलेटेड पूछेगी, ठीक है। अब देख लेते हैं कि ये हमने यहाँ पे टर्म्स डिस्कस किए, जो मेंशन किए हैं, इनको डिस्कस कर लेते हैं कि वर्कफोर्स क्या होती है। वर्किंग और बीइंग इंगेज्ड, द नंबर ऑफ पीपल वर्किंग और बीइंग इंगेज्ड इन इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड लेबर फोर्स, ठीक है। वर्कफोर्स क्या होती है? ऐसे लोग जो या तो काम कर रहे हैं या काम करने जा रहे हैं, ठीक है। जो लोग बेसिकली काम कर रहे हैं उनको हम वर्क फोर्स कहते हैं। और लेबर फोर्स क्या होती है? लेबर फोर्स होती है ऐसे लोग जिनके पास ऑलरेडी काम है, और जो लोग काम करना चाहते हैं, जो काम ढूंढ रहे हैं, उसको हम लेबर फोर्स कहेंगे। मान लीजिए कि किसी घर में 5 अर्निंग मेंबर्स हैं, मतलब 5 यंग मेंबर्स हैं। अब ये 5 में से 3 लोग जॉब करते हैं, मतलब कोई ना कोई काम करते हैं, तो ये हो गई वर्क फोर्स, ठीक है, ये हो गई वर्क फोर्स। लेकिन बाकी के जो 2 बचे वो नौकरी ढूंढ रहे हैं, दे आर सर्चिंग फॉर ए जॉब, ठीक है। तो इसको मिला के हो गया लेबर फोर्स, ठीक। मतलब अवेलेबल लेबर जो है उसको लेबर फोर्स कहेंगे। जो काम करने लायक है, जिसको कहीं ना कहीं एम्प्लॉय किया जा सकता है, उसको हम लेबर फोर्स कहेंगे, ठीक है। अब देखते हैं कि नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पर्सन्स कितने होंगे। तो ये जो लेबर फोर्स है
इसमें क्या क्या आ गया, एक तो वो लोग जो काम ऑलरेडी कर रहे हैं, ठीक है, जो ऑलरेडी एम्प्लॉयड हैं, ठीक, और दूसरे लोग जो काम ढूंढ रहे हैं, अभी एम्प्लॉयड नहीं है लेकिन काम ढूंढ रहे हैं, ठीक है। तो अनएम्प्लॉयमेंट हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, वर्क फोर्स में से या एम्प्लॉयड पर्सनस जो लेबर फोर्स है, जो इन दोनों का कम्बिनेशन है, इसमें से हम एम्प्लॉयड लोगों को अगर सब्ट्रैक्ट कर दें तो उतने ही लोग तो बचेंगे जो काम ढूंढ रहे हैं, जो अभी एम्प्लॉयड नहीं है लेकिन काम ढूंढ रहे हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पीपल इक्वल टू द लेबर फोर्स माइनस वर्क फोर्स, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट दिए हुए हैं जो पेपर के लिए इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहला है साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। दिस इज़ ड्यू टू लैक ऑफ डिमांड इन मार्केट फॉर देयर वर्क, ठीक है। अब देखिए कुछ नेचर ऑफ वर्क ऐसा होता है जो किसी एक सीज़न में ही डिमांड में रहता है। जैसे रजाई बनती है, ठीक है। अब जो रजाई बनती है वो सिर्फ सर्दियों में ही होती है, सर्दियों में ही उसकी डिमांड होती है। तो जो लेबर रजाई बनाना अच्छे से जानता है, जो रजाई का जो लेबर है, वो गर्मियों में क्या होगा, गर्मी में क्या होगा, ये हो जाएगा अनएम्प्लॉयड, ठीक है, ये हो जाएगा अनएम्प्लॉयड गर्मियों में, और वापस सर्दी जब आएंगी तो ये एम्प्लॉयड हो जाएगा। तो इसको हम कहेंगे साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। अगला है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। अब इसमें क्या है कि कोई पर्सन जब एक नौकरी छोड़ के दूसरी नौकरी की तलाश में होता है तो उसके टाइम पीरियड को फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। सपोज पर्सन ए लीव्स कंपनी सी, ही इज सर्चिंग फॉर अनदर जॉब he is searching for another job and he searched for 2 months। सब मान लीजिए कि 2 महीने तक उन्होंने जॉब ढूंढी, 2 महीने बाद मिली, तो ये 2 महीने का टाइम जो है, इस ड्यूरेशन में ये पर्सन अनएम्प्लॉयड रहेगा, तो इसको हम कहेंगे फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट इज सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। It occurs during certain duration of the year, for example seasonal tourism at a hill station, ठीक है। फोर्थ वन इज स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। इट इज़ ड्यू टू स्ट्रक्चरल चेंजेस इन इंडस्ट्री दैट लीड्स टू मिसमैच बिटवीन स्किल्स ऑफर्ड एंड स्किल्स नीडेड। देखिए 1991 के टाइम पे क्या हुआ था कि एलपीजी रिफॉर्म्स हुए थे। एलपीजी रिफॉर्म्स की वजह से क्या हुआ था कि आईटी सेक्टर ने बहुत तेज़ी से ग्रो किया था, ठीक है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पीछे रह गया। अब जिन लोगों के पास आईटी के स्किल्स थे वो लोग अच्छे से जॉब पा गए। अब जिनके पास स्किल्स नहीं थी वो अनएम्प्लॉयड रह गए, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर उतना ग्रो नहीं कर पा रहा था। अब प्रेजेंट सिनेरियो में क्या है कि एआई जो है, एआई ने नई इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, दैट इज़ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 4.0, इसको स्टार्ट कर दिया है। अब इस सिचुएशन में क्या है कि जिस पर्सन के पास भी एआई से रिलेटेड स्किल्स हैं उसको तो जॉब मिल जाएगी, लेकिन जिनके पास एआई से रिलेटेड स्किल्स नहीं हैं या जिनके स्किल्स प्रेजेंट मार्केट नीड्स के हिसाब से रिलेवेंट नहीं है तो वो अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। तो इसकी वजह से क्या है, इसको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट वन इज अंडर एम्प्लॉयमेंट। A situation where a person with high skills works in low wage and low skill jobs. For example, engineer, बीटेक इंजीनियर वर्किंग इन ए बीपीओ, ठीक है। बीटेक इंजीनियर अगर किसी नॉर्मल बीपीओ या फिर कस्टमर केयर सेंटर में अगर काम करता है तो वो कहलाएगा अंडर एम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट, ये क्या होता है, व्हेन ए पर्सन इज एम्प्लॉयड इन ए जॉब where their presence or absence does not make any difference to the output of the economy, ठीक है, इसको कहते हैं डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट। जैसे मान लीजिए किसी गांव में किसी परिवार के पास में 2 बीघा ज़मीन है, ठीक। अब इस 2 बीघे ज़मीन में अगर 2 लोग भी काम करें घर के तो सफिशिएंटली इस 2 बीघा ज़मीन का काम कर सकते हैं। अब लेकिन क्योंकि घर के बाकी लोगों के पास सफिशिएंट एम्प्लॉयमेंट नहीं है तो घर के 5 लोग इस 2 बीघा ज़मीन पर एम्प्लॉयमेंट रहेंगे। ये 5 लोग इस 2 बीघा ज़मीन पर ही काम करते रहेंगे। तो ये जो बाकी 3 लोगों की जो एम्प्लॉयमेंट है उसको कहेंगे हम डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। मीन्स
इसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, लेकिन उन्हें लग रहा है कि वो काम कर रहे हैं, कुछ प्रोडक्टिव काम कर रहे हैं। नेक्स्ट इज ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, ए सिचुएशन वेयर वर्कर्स आर विलिंग टू वर्क एट द प्रिवेलिंग वेज रेट बट दे आर फोर्स टू रिमेन अनएम्प्लॉयड इन द एब्सेंस ऑफ वर्क, मतलब नौकरी है ही नहीं, उस केस में कहेंगे ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। सेकंड वन, नेक्स्ट वन इज नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब आपकी इकोनॉमी कितनी भी क्यों ना ग्रो कर रही हो, आपकी इकोनॉमी कितनी भी बढ़िया क्यों ना हो, लेकिन कुछ ना कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन विल ऑलवेज रिमेन अनएम्प्लॉयड। फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन में क्या है, इट इज़ ए सिचुएशन व्हेन एवरी एबल बॉडीड एडल्ट वर्कर वर्क्स द नंबर ऑफ आवर्स कंसिडर्ड नॉर्मल फॉर द ए फुली एम्प्लॉयड पर्सन, मतलब एक फुली एम्प्लॉयड पर्सन के लिए जितने नंबर ऑफ आवर्स कंसिडर किए जाएँ उतने नॉर्मल है, अगर उतना सबको काम मिल रहा है तो वो फुली एम्प्लॉयमेंट कहलाएगी। अब एम्प्लॉयमेंट हमने डिस्कस कर लिया, अब हम डिस्कस कर लेते हैं वेज, मतलब कितना रुपया मिल रहा है काम करने के बदले। तो वेज बेसिकली दो टाइप के हैं, लिविंग वेज एंड मिनिमम वेज। अब इसका मोटा मोटा डेफिनेशन मतलब डिफरेंसेस देख लो कि लिविंग वेज क्या होता है। लिविंग वेज वो वेज होता है, वो सैलरी होती है जो पर्सन को एक डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग दे पाती है। मीन्स इसमें एजुकेशन भी शामिल हो गया, ठीक है, इसमें रिक्रिएशन भी शामिल हो गया, हेल्थ, न्यूट्रिशन, ये सब इसमें शामिल हो गया। मिनिमम वेज क्या होता है, इट इज़ द लोएस्ट लीगल आवरली वेज दैट एम्प्लॉयर्स मस्ट पे देयर वर्कर्स, ठीक है। अब डिफरेंस क्या है कि लिविंग वेज फोकसेज ऑन क्वालिटी ऑफ लाइफ, ठीक, एंड मिनिमम वेज इज़ फॉर जस्ट टू प्रोटेक्ट द वर्कर्स फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन, मतलब कम से कम इतना रुपया तो मिले कि आदमी की काम की बेकार ना हो, ठीक है, इतना ऐसा ना हो कि आदमी काम किया जा रहा है और उसको रुपया ही नहीं, कोई उतना सफिशेंट सैलरी भी नहीं दे रहा है, ठीक है। बेकार में क्या होता है कि आदमी से फ्री में काम करवाया जाता है, सिर्फ रोटी दे दो, खाना दे दो, उतने पर इंसान रहता है, उसको कहते हैं बेकार। तो सैलरी इतनी सफिशेंट हो कि बेकार ना लगे। प्रेजेंटली इंडिया फॉलोज द मिनिमम वेज विच हैज़ रिमेन्ड स्टैगनेंट सिंस 2017। तो ये ध्यान रखिए कि इंडिया में जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स हैं, जो लेबर राइट्स हैं, वहाँ पर सिर्फ मिनिमम वेज ही प्रोटेक्ट किया जाता है, न कि लिविंग वेज, ठीक है। द मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 प्रोवाइड्स गाइडलाइंस बट डज नॉट स्पेसिफाई द मिनिमम वेज, मीन्स देयर इज नो स्पेसिफाइड लिमिट ऑफ द मिनिमम वेज। द कोड ऑन वेजेस एक्ट पास्ड in 2019 proposed a universal wage floor, मतलब it has set some amount of rupees, I think 350 rupees per day, which shall apply to all states once implemented। मतलब इम्प्लीमेंट तो हो गया है, लेकिन ये जो मिनिमम वेज है ये एक फ्लोर सेट कर दिया गया है कि इससे नीचे तो कोई किसी को पैसा नहीं दे सकता, ठीक है, कोई किसी को मेहनताना इससे नीचे नहीं दे सकता। नेक्स्ट टॉपिक इज डोमेस्टिक सिस्टमिकली इम्पॉर्टेंट इंश्योरर्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 3-4 वर्ड है, बड़े 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 से लग रहे हैं लेकिन बहुत इजी है। पहला है डोमेस्टिक, मीन्स डोमेस्टिक विद इन कंट्री। सिस्टमिकली इम्पॉर्टेंट मीन्स इम्पॉर्टेंट, इंश्योरर्स मीन्स जो कंपनी जो इंश्योरेंस बांटती हैं, जो इंश्योरेंस बेचती हैं, ठीक है। तो ऐसी कंपनी जो साइज़ में, मार्केट प्रेजेंस में, ठीक है, फाइनेंशियल इंटरकनेक्टेडनेस में इतनी बड़ी हो गई हैं कि अगर वो कभी डिस्ट्रेस में आ जाए या फेल हो जाए तो इट मे थ्रेटन द डोमेस्टिक फाइनेंशियल सिस्टम, ठीक है। दीज आर परसीव्ड एज टू बिग और टू इम्पोर्टेंट टू फेल। अगर ये मतलब इन पर ख़ास ध्यान रखा जाता है, इनकी रेगुलेशन ज़्यादा कड़ी होती है कि ये यहाँ कहीं कोई मिस रेगुलेशन ना हो जाए, यहाँ कोई मिस मैनेजमेंट ना हो जाए जिसकी वजह से जो कंट्री का फाइनेंशियल सिस्टम है उसको डैमेज हो। तो DSIIs आर सब्जेक्ट टू एडिशनल रेगुलेटरी मेजर्स। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये क्या है, इट इज़ ए इंश्योरेंस रेगुलेटर, it is a statutory body
formed under IRDAI Act. It has 10 membership, मतलब it is a 10 member body. तो इससे रिलेटेड बस इतना ही ध्यान रखिए। अब क्योंकि ये इंश्योरेंस रेगुलेटरी है तो इंश्योरेंस रिलेटेड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को ही ये रेगुलेट करता है। इससे मिला जुला एक और टॉपिक है डोमेस्टिक सिस्टमिकली इम्पॉर्टेंट बैंक्स। अब वो क्या थे, इंश्योरर्स थे DSII में। यहाँ पे क्या है, बैंक्स हैं, ऐसे बैंक्स जो इतने बड़े हो गए हैं, जिनका कॉर्पस इतना बड़ा है या जिनका मार्केट शेयर इतना बड़ा हो गया है कि अगर वहाँ कोई मिसमैनेजमेंट होती है या वो बैंक फेल होते हैं तो उससे इकोनॉमी खतरे में पड़ सकती है, इकोनॉमी को बहुत बड़ा झटका लग सकता है। ठीक है, तो इनको RBI ने रिकॉग्नाइज़ किया है। प्रेजेंटली इंडिया में 3 DSIBs हैं। पहला है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, दूसरा है HDFC बैंक, तीसरा है ICICI बैंक। तो इससे रिलेटेड बस इतनी इन्फॉर्मेशन काम की है। नेक्स्ट इज बी रेडी इंडेक्स, मीन्स बी फॉर बिजनेस, बिजनेस रेडी इंडेक्स। इट हैज़ बीन लॉन्च्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, मतलब ये नई इंडेक्स लॉन्च करी है किसने, बाई वर्ल्ड बैंक। वाई, बिकॉज इट विल रिप्लेस द वर्ल्ड बैंक्स ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग्स। इससे पहले ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग एक लॉन्च होती थी। अब क्योंकि उसमें वर्ल्ड बैंक ने ये कहा कि जो कंट्रीज़ हैं वो डेटा को गलत प्रेजेंट करते हैं, वो सही एक्यूरेट डेटा नहीं देते, तो अब उन्होंने उस इंडेक्स को डिसकंटिन्यू कर दिया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग्स को डिसकंटिन्यू कर दिया। अब इन्होंने लॉन्च किया बी रेडी इंडेक्स, मीन्स बिजनेस रेडी इंडेक्स। नेक्स्ट टॉपिक है इंडिया के स्टार्टअप इकोसिस्टम से कुछ स्टेप्स हैं, स्टार्टअप इकोसिस्टम से रिलेटेड कुछ स्टेप्स हैं जो गवर्नमेंट ने लिए हैं। यहाँ इम्पोर्टेंट मैं डिस्कस कर लेता हूँ। पहला है भारत स्टार्टअप नॉलेज एक्सेस रजिस्ट्री, मीन्स भास्कर। ठीक है, इट इज़ एन इनिशिएटिव फॉर इंडियाज स्टार्टअप इकोसिस्टम। इट्स प्राइमरी गोल इज़ टू बिल्ड वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डिजिटल रजिस्ट्री फॉर स्टेक होल्डर्स विद इन स्टार्टअप इकोसिस्टम। मीन्स कौन फाइनेंसर्स है, कौन किसका CEO है, किसने क्या डेवलप किया, इस तरीके से एक रजिस्ट्री बनाई जाएगी। ठीक है, इसमें की फीचर्स क्या है, पर्सनलाइज्ड आइडेंटिफिकेशंस, मीन्स इट असाइंस यूनिक IDs फॉर टेलर्ड एक्सपीरियंसेस एंड इंटरेक्शंस। मीन्स इसमें क्या होगा कि डिफरेंट जो इंडिविजुअल्स हैं उनके क्या एक्सपर्टीज़ हैं, क्या उनके एक्सपीरियंसेस हैं, तो ये उनको एक अलग रिकॉर्ड बना के रखा जाएगा। डिस्कवरेबिलिटी, इट एनहांसेस सर्च फीचर्स फॉर इजी लोकेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटीज़। इट प्रमोट्स ग्लोबल ब्रांडिंग, it promotes global branding, it promotes networking, global networking, it makes easy to access the resources। ठीक है, अब स्टार्टअप से रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजी देख लेते हैं। सबसे पहला है यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स क्या होते हैं, ऐसे स्टार्टअप्स जिनकी वैल्यू $1 बिलियन या उससे अधिक हो जाती है, तो इनको हम कहते हैं यूनिकॉर्न। ठीक है, यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स। और 2 और टर्मिनोलॉजीज़ हैं, जैसे गैजेल्स। ठीक है, गजेल्स बेसिकली जो एक हिरन टाइप का जानवर होता है उसको कहते हैं गैजेल। यूनिकॉर्न भी आपने देखा होगा, एक मिथिकल है, एक हिरन टाइप का है और उसके जो फोरहेड है उस पर एक सींग लगा हुआ है, उसी से रिलेटेड है गजेल। गजेल्स स्टार्टअप्स that are most likely to go unicorn within 3 years। मतलब जो स्टार्टअप्स 3 साल में $1 बिलियन की वैल्यूएशन के हो जाएंगे उनको हम कहते हैं गैजेल्स। सेकंड वन इज़ चीता। ऐसे स्टार्टअप जो यूनिकॉर्न 5 साल में बनने की जिनकी संभावना होती है, जो स्टार्टअप 5 साल में यूनिकॉर्न बन जाएंगे उनको कहते हैं चीता स्टार्टअप। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज समृद्ध, इसी से रिलेटेड है समृद्ध। It is a flagship program for Ministry of Electronics and Information Technology for startups acceleration under national policy on software products। Means ये देखिए समृद्ध किससे रिलेटेड है, फॉर स्टार्टअप्स वर्किंग इन सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स। ठीक है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, MeitY के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी।
स्टार्टअप से रिलेटेड कुछ और टॉपिक्स हैं, जैसे एंजल इन्वेस्टर्स। अब एंजल इन्वेस्टर्स क्या होते हैं? ऐसे पैसे वाले लोग जिनके पास बहुत सारा पैसा है और जिनको उस पैसे को ग्रो करना है, तो वो क्या करते हैं कि जो नए नए स्टार्टअप्स होते हैं, अब देखिए स्टार्टअप अगर किसी को स्टार्ट करना है तो उसको बहुत सारा पैसा चाहिए, बहुत सारा फंड्स चाहिए। अब उसके पास फंड्स के लिए क्या ऑप्शन है? या तो वो खुद का पैसा लगाए, अब इतना रिच कोई होता नहीं है, ठीक है, अनटिल अनलेस के वो कोई अंबानी की फैमिली से ना हो, या फिर वो लोन ले ले, या तो सेल्फ फाइनेंसिंग करे, जिसको कहते हैं हम बूट स्ट्रैप, इसको कहते हैं बूट स्ट्रैप स्टार्टअप, जो सेल्फ फाइनेंसिंग से आता है। इसका एक एग्जांपल है जीरोधा, ठीक है, जीरोधा एक बूट स्ट्रैप स्टार्टअप। या फिर वो लोन ले। अब लोन स्टार्टअप्स को जल्दी बैंक देते नहीं है, क्यों? क्योंकि उनकी क्रेडिट हिस्ट्री नहीं होती है, पहली बात तो। दूसरा, फिर वो बिजनेस नया नया होता है तो रीपेमेंट की उतनी क्रेडिबिलिटी होती नहीं है। अब बचा कौन सा तीसरा रास्ता? तीसरा रास्ता बचता है एंजल इन्वेस्टर्स, कि ऐसे लोग जिनके पास बहुत सारा पैसा है, 1,000-2,000 करोड़ के आसपास है, और जो 10-20 करोड़ किसी स्टार्टअप में इन्वेस्ट भी कर देंगे तो उनको कोई खासा फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर स्टार्टअप डूब भी जाता है तो। लेकिन अगर स्टार्टअप सक्सेस हो गया तो उनका जो 10-20 करोड़ का रिटर्न है वो कई 100 करोड़ में मिलता है उनको, ठीक है, काफ़ी अच्छा रिटर्न कमाते हैं उस पर। तो उसी को एंजल इन्वेस्टर्स कहते हैं। तो ये भाई साहब एक फ़रिश्ते हैं, इनके पास ये पैसे के फ़रिश्ते हैं, इनके पास बहुत सारा पैसा है। इस पैसे के फ़रिश्ते ने इन भाई साहब जो बिजनेसमैन हैं, जो एंटरप्रेन्योर हैं, इनको पैसा दिया, कहा कि जाओ जी लो अपनी ज़िंदगी, कर लो अपना स्टार्टअप, कर लो दुनिया मुट्ठी में, मुझे मेरा पैसा कई गुना कमा के देना, ठीक है। इसी से रिलेटेड है एंजल टैक्स। अब एंजल इन्वेस्टर हैं भाई साहब, तो कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा होता है, या कई बार ऐसा होता है कि बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग। हमने कुछ लास्ट टू लास्ट क्लासेस में पढ़ा था कि कुछ भाई साहब यहाँ पे कुछ अपनी कंपनी चला रहे हैं, बिजनेस इंडिया में कर रहे हैं, अब लेकिन यहाँ टैक्स ज़्यादा पे करना पड़ता है। तो इससे बचने के लिए वो केमन आइलैंड या फिर जो टैक्स हेवंस हैं वहाँ जाके अपनी कंपनी को रजिस्टर करा देते हैं। फिर वहाँ पे जो पैसा होता है उस पैसे को वापस स्टार्टअप्स में एंजल इन्वेस्टिंग करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके की एक्टिविटीज़ को रोकने के लिए या इस तरीके की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने लेके आया था एंजल टैक्स, जिससे कि जो टैक्स उन्होंने बचाया है उसको गवर्नमेंट किसी न किसी तरीके से ले सके। सो द एंजल टैक्स इज़ एन इनकम टैक्स that the government imposes on funding raised by the unlisted companies or startups if their valuation exceeds the company's fair market value। अब जैसे मान लीजिए कि किसी स्टार्टअप की मार्केट वैल्यू है 1 करोड़ रुपए, ठीक है। अब किसी इन्वेस्टर ने इसको बोला कि अरे तुम्हारी तो मार्केट वैल्यू मैं 100 करोड़ मान के चलूँगा, इसलिए तुम्हारी 10% इक्विटी के लिए, तुम्हारे 10% शेयर्स के लिए मैं तुमको 10 करोड़ रुपए दे रहा हूँ, ठीक है। अब इनकी टोटल मार्केट वैल्यू ही 1 करोड़ है, तो ये कैसे इसके 10% की शेयर की वैल्यू 10 करोड़ दे रहे हैं इनको, ठीक है। ये तो ओवर वैल्यूड हो गई ना। अब मार्केट वैल्यू 1 करोड़ की है लेकिन आप 100 करोड़ की मान के चल रहे हो, तो ये ओवर वैल्यूड हो गई। अब ये पैसा गवर्नमेंट जानती है कि ये पैसा कहीं ना कहीं से बचा के लाया हुआ है, कहीं से या तो ब्लैक मनी होगा या लॉन्डर करके लाए होंगे, या आपने टैक्स हेवंस में जाके यहाँ का टैक्स बचाया है, उस पैसे को आप यहाँ सर्कुलेट कर रहे हो। तो इस पर टैक्स लेने के लिए गवर्नमेंट ने एंजल टैक्स लेके आया था। लेकिन अभी गवर्नमेंट ने कुछ चेंज किए हैं, जैसे रिसेंट जो बजट आया है 2024-25 का, इसमें गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड टू अबॉलिश द एंजल टैक्स, मतलब एंजल टैक्स को हटा देंगे। अब देखिए गवर्नमेंट ने अपना टैक्स कम कर दिया, अब गवर्नमेंट को रेवेन्यू का लॉस होगा। अब इसके बदले कुछ ना कुछ तो गवर्नमेंट ने एक्सपेक्ट किया होगा, ऐसा तो है नहीं, ठीक है, घाटे का सौदा नहीं किया होगा। क्या एक्सपेक्टेशन है? दे आर एक्सपेक्टिंग फॉर रिवर्स फ्लिपिंग ऑफ स्टार्टअप्स। रिवर्स फ्लिपिंग क्या होती है? रिवर्स फ्लिपिंग इन्वॉल्व्स इंडियन कंपनीज इनिशियली एस्टैब्लिश्ड ओवरसीज स्ट्रेटेजिकली repatriating their legal headquarters back to their home country, for example PhonePe, Grow and Flipkart, ठीक।
अब ये क्या है कि ये कंपनी पहले इंडिया में स्टार्टअप सेटअप हुई, फिर इन्होंने देखा कि इंडिया में यार टैक्स बहुत ज़्यादा है, कॉर्पोरेट टैक्स बहुत ज़्यादा है। फिर इन्होंने क्या किया कि अपने हेडक्वार्टर्स टैक्स हेवंस में जाके शिफ्ट कर दिए। ठीक, टैक्स हेवंस में जाके शिफ्ट कर दिए। अब इससे क्या कर रही हैं कि टैक्स पैसा यहाँ से कमा रही हैं, टैक्स वहाँ कम दे रही हैं, टैक्स हेवंस में अपना पैसा वहाँ बचा रही हैं। अब एंजल टैक्स में क्या, अभी ये एंजल टैक्स ख़त्म कर दिया है, तो इससे क्या होगी, रिवर्स फ्लिपिंग। तो हो सकता है कि इस तरीके के जो नए नए स्टार्टअप्स हैं वो दूसरे टैक्स हेवंस में ना जाके इंडिया में ही अपने हेडक्वार्टर्स को रजिस्टर करें। ठीक है, बस इतना सा है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। आप बस इसमें इतना ध्यान रखिए कि ये वाइपो के द्वारा पब्लिश की जाती है, एंड कॉर्नेल यूनिवर्सिटी एंड इंसीड बिजनेस स्कूल, ये 3 बॉडीज़ हैं, वाइपो, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी एंड इंसीड बिजनेस स्कूल, इनके द्वारा ये पब्लिश की जाती है। इंडिया की रैंक है इसमें 39। एक और है इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स। ठीक है, ये किसके द्वारा पब्लिश की जाती है, बाय यूएस चेम्बर ऑफ कॉमर्स। ठीक है, तो इनका डिफरेंस है, आप याद रखिएगा। अब वाइपो के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि वाइपो वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1967 थ्रू वाइपो कन्वेंशन। इट इज़ ए स्पेशलाइज्ड यूएन एजेंसी। इट इज़ ए ग्लोबल फोरम फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सर्विसेज, policy making, information sharing, and cooperation among countries. Its headquarters is located in Geneva, which is in Switzerland. तो बेसिकली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी मैटर्स हैं उनको कौन डील करता है, वाइपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रीटी ऑन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जेनेटिक रिसोर्सेज एंड एसोसिएटेड ट्रेडिशनल नॉलेज। ठीक है, अब देखिए ये ट्रीटी क्यों लाई गई, क्या पर्पज़ है। अभी क्या है कि कई सारे कंट्रीज़ के पास में एंसेस्ट्रल नॉलेज बहुत सारी है, कौन सी मेडिसिन, कौन सा प्लांट किस मेडिसिन में काम आता है, कौन सा प्लांट की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है, अब जो फार्मा कंपनीज हैं, जो वेस्टर्न कंट्रीज़ में जो फार्मा कंपनीज़ हैं, वो क्या करती हैं कि इंडिया जैसे कंट्रीज़ में आती हैं, यहाँ पर रिसर्च करती हैं, देखती हैं कि यहाँ पर जो जेनेटिक रिसोर्स है प्लांट्स का, एनिमल्स का, उसकी क्या मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, जैसे नीम है। ठीक है, नीम में एंटीबैक्टीरियल एंड एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। ठीक है, एंटी फंगल भी है, ये एंटी फंगल भी है। अब इससे जो एक्सट्रैक्ट ले जाएंगी उसको वहाँ जाके पेटेंट करा लेंगी कि भाई हमने ये डिस्कवरी की है, हमने ये डेवलप किया है, इसको हमें पेटेंट चाहिए। अब पेटेंट उनको मिल गया तो ये चीज़ तो नेचुरली फ्रीली अवेलेबल है ना। अब लेकिन वही से उसी चीज़ से बनी हुई दवाई मार्केट में आएगी तो हमें उसके लिए उन्हें पैसा, मोटा मोटा पैसा पे करना पड़ेगा। ठीक है, टैबलेट 60-60, 70-70 रुपये की एक टैबलेट देते हैं। तो इस चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए ये ट्रीटी लाई गई है। ट्रेडिशनल नॉलेज, जैसे इंडिया में आपने देखा है कि हींग और अजवाइन का पानी पी लो, आपको अगर गैस की समस्या है तो वो ठीक हो जाती है। त्रिफला खा लो, त्रिफला की जो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम को ठीक करता है। तो ये ट्रेडिशनल नॉलेजेस हैं, तो इनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये ट्रीटी लाई गई है कि इन चीज़ों को यूज करने के लिए कोई कमर्शियली उसको मोनोपलाइज ना कर सके। ठीक है, so it is the first of its kind WIPO treaty to address the interface between intellectual property, genetic resources and traditional knowledge. It prevents patents upon natural resources and traditional knowledge. The patent application must disclose origin of genetic resources and indigenous community प्रोवाइडिंग ट्रेडिशनल नॉलेज। मतलब अब ये बताना पड़ेगा कि किसी दवाई में अगर जेनेटिक रिसोर्स यूज़ हो रहा है तो वो कहाँ से आया है, अगर कोई ट्रेडिशनल नॉलेज बेस्ड फार्मूला यूज़ हो रहा है तो वो कहाँ से आपने सोर्स किया है, वो डिस्क्लोज करना मैंडेटरी है इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट इज मेजर्स बाय द गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट इंडियाज़ ट्रेडिशनल नॉलेज एंड जेनेटिक रिसोर्सेज। इंडिया के ट्रेडिशनल नॉलेज और जेनेटिक रिसोर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या क्या मेजर्स लिए हैं। सबसे पहला है ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी। सेकंड, नेक्स्ट इज इंडियन पेटेंट्स एक्ट 1970।
अब TKDL जो है ये एक रिपोजिटरी है जो बताती है कि इंडिया में किस किस प्लांट्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या क्या मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं, है ना, और क्या क्या ट्रेडिशनल नॉलेजेस हैं जिनकी मेडिसिन में क्या क्या यूज हो सकता है। तो ये बेसिकली एक रजिस्ट्री है। अब कोई फार्मा कंपनी ये क्लेम नहीं कर पाएगी कि ये हमने इन्वेंट किया है, क्योंकि हम पहले ही शो कर देंगे कि नहीं, ये इंडिया में ऑलरेडी अवेलेबल है। सो इट इज़ डेवलप्ड बाय CSIR एंड मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। ठीक, अब ये कुछ स्टेप्स हैं जो गवर्नमेंट ने लिए हैं, जैसे प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज़ एंड फार्मर्स राइट्स, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटीज़ एक्ट, फॉरेस्ट राइट एक्ट, जियोग्राफिकल इंडिकेशन एक्ट। ठीक है, तो बेसिकली यूपीएससी आपसे हो सकता है क्वेश्चन में पूछ दें कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन इज फॉर प्रोटेक्टिंग इंडियाज़ ट्रेडिशनल नॉलेज एंड जेनेटिक रिसोर्सेज। अब एक एक्ट है यहाँ पर, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं, द प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज़ एंड फार्मर्स राइट्स एक्ट 2001। सो व्हाट आर इट्स प्रोविजंस? इट प्रोटेक्ट्स द प्लांट वेराइटीज़ टू एनकरेज द डेवलपमेंट एंड कमर्शलाइजेशन ऑफ न्यू वेराइटीज़। जैसे कि कोई भी एग्रीटेक कंपनी जो होती हैं, जो एग्री प्लांट्स में रिसर्च करती हैं, वो कोई प्लांट की नई वैरायटी बनाती हैं, अगर प्लांट की न्यू वैरायटी कोई डेवलप करती हैं तो उसके ऊपर उनको पेटेंट मिल सकता है, जिससे कि रिसर्च और जो इनोवेशन है उसको प्रमोट किया जा सके। अगला इसका फीचर है कि फार्मर्स राइट्स। इट इंश्योर्स फार्मर्स राइट्स विच इंक्लूड्स द राइट टू सेव, यूज, एक्सचेंज एंड सेल सीड्स एंड प्लांटिंग मटेरियल ऑफ प्रोटेक्टेड वेराइटीज़। मीन्स इन कंपनीज़ ने अगर कोई प्लांट की वैरायटी बनाई और ये कुछ फार्मर्स को देती हैं कि भाई इनका आप कल्टीवेशन करो और इसकी हमें इतना इतना प्रोडक्ट उगा के दे दो। अब ये फार्मर्स क्या करते हैं कि इन जो प्रोडक्ट होगा, जो क्रॉप होगी, उससे कुछ सीड्स बना लेते हैं। ठीक है, अब इन सीड्स को ये फार्मर्स चाहें तो बो सकते हैं, इन सीड्स को चाहें तो बेच सकते हैं, बस ये ब्रांड का नाम नहीं यूज कर सकते, बाकी इन सीड्स को वो चाहे जैसे यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट। दिस एक्ट सेट अप ए नेशनल जीन फंड टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू फार्मर्स इन केस ऑफ लॉस ऑफ इनकम ड्यू टू फेलियर ऑफ ए प्लांट वैरायटी। अब मान लीजिए किसी कंपनी ने कोई नए टाइप का आलू लेके आया और किसानों को बोला कि ये आलू हमें 200 एकड़ में आप बो दो और इस आलू की जो भी फसल होगी हम खरीद लेंगे। अब लेकिन हुआ क्या कि ये आलू की जो बीज था वो इतना ख़राब था या उतना अच्छा नहीं था, जो सक्सेस हुआ नहीं, जिसकी क्रॉप ही नहीं बनी अच्छे से, या जितना प्लांटेशन क्रॉप आउटपुट की एक्सपेक्टेशन थी उतनी हुई नहीं। अब क्या होगा कि जो फार्मर्स हैं उनको लॉस हो जाएगा, तो उस लॉस को भरपाई करने के लिए ये फंड बनाया गया है। नेक्स्ट इज बेनिफिट शेयरिंग। बेनिफिट शेयरिंग means equitable benefit sharing for the use of plant genetic resources between farmers and researchers. Recognition of traditional knowledge, plant variety protection certificate, it provides plant variety protection certificates. Establishment of protection of plant varieties and farmers rights authority। ठीक है, ये आप देख लेना, 2-4 बार आप पढ़ोगे याद हो जाएगा। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि इकोनॉमी के पेपर में कुछ कर्व्स होते हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, उनको याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनको आप 2-4 बार रिपीट करोगे, रिवाइज करोगे तो आपको याद हो जाएंगे। सबसे पहला है प्रेस्टन कर्व। अब प्रेस्टन कर्व बताता है द रिलेशन बिटवीन GDP पर कैपिटा एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी। मीन्स अगर किसी कंट्री की GDP पर कैपिटा बढ़ती है तो इनिशियली लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ती है, लेकिन वो एक लिमिट के बाद में जाके नहीं बढ़ती है। ठीक है, ओबियसली अब ह्यूमंस की लाइफ एक्सपेक्टेंसी आप कितना करके चल लो, 90 साल तक मैक्सिमम या 100 ईयर्स तक। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि सबकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, अब GDP पर कैपिटा बहुत ज़्यादा है तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी हो जाएगी 200 साल, ऐसा थोड़ी हो सकता है। तो यहाँ पे एक लिमिटेशन है, तो बस ये इसको बताता है। अगला है कुजनेट्स कर्व। कुजनेट्स कर्व बताता है कि द रिलेशन बिटवीन पर कैपिटा इनकम एंड इनकम इनइक्वालिटी। इनिशियली अगर पर कैपिटा इनकम बढ़ती है तो इनकम इनइक्वालिटी जो है
स्टार्टिंग में बढ़ती है लेकिन एक समय के बाद में वो घटती जाती है। जैसे मान लीजिए एक विलेज में कुछ लोग हैं जो पढ़ लिख गए, अच्छा ठीक है, मान लीजिए 100 लोग हैं, इन 100 में से 10 लोग ग्रेजुएट हो गए, ठीक है, ग्रेजुएट हो गए। अब उसमें गवर्नमेंट ने काफ़ी एफर्ट डाला, एजुकेशन सिस्टम को बेहतर किया, वो सब चीज़ें। 10 लोग ग्रेजुएट हो गए, इनकी नौकरी लगी बढ़िया, अब ये अच्छा इनकम करने लगे। तो क्या होगा कि 90 लोग कम कमा रहे हैं लेकिन 10 लोग ज़्यादा कमा रहे हैं, तो यहाँ पर इनकम इनइक्वालिटी क्या है, ज़्यादा है। लेकिन 50 सालों में ऐसा हुआ कि इंडिया की इकोनॉमी काफ़ी ग्रो कर गई और गवर्नमेंट ने सोशल सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है, एजुकेशन सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया। तो अब ये 10 लोगों के बजाय 90 लोग ग्रेजुएट होने लगे। तो क्या होगा कि सबकी इनकम बढ़ गई, धीमे धीमे सब लोग ग्रेजुएट होने लगे तो सबकी इनकम बढ़ गई, लगभग एक लेवल पे आ गई। उसके बाद में क्या होगा कि जो इनइक्वालिटी थी इनकम्स में वो कम होती जाएंगी धीमे धीमे, ठीक है। नेक्स्ट इज लॉरेंज कर्व। लॉरेंज कर्व क्या बताता है कि द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम और वेल्थ विद इन एन इकोनॉमी। अब बस इतना याद रखिए कि किसी भी इकोनॉमी के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ किस हिसाब से है, लोगों में कितना इक्वालिटी है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ को लेके, ये बताता है लॉरेंज कर्व। लॉरेंज कर्व से हम कैलकुलेट करते हैं गिनी कोएफिशिएंट विच इज़ अनदर मेजर ऑफ इनइक्वालिटी, ठीक है। अगर किसी कंट्री में परफेक्ट इक्वालिटी है तो जो पुअरेस्ट 20% पॉपुलेशन है उनके पास 20% ऑफ टोटल इनकम होगा, और पुअर 60% ऑफ द पॉपुलेशन है उनके पास 60% ऑफ द इनकम होगा, ठीक है। मान लीजिए अगर परफेक्ट इक्वल है कि सब लोग इक्वल है, कंट्री में इक्वालिटी एकदम परफेक्ट स्टेट पे है, तो 50% ऑफ द पॉपुलेशन के पास 50% ऑफ द रिसोर्सेज होंगे, ठीक है। लेकिन अभी क्या इंडिया में कैसा है, क्या ऐसा है? नहीं, क्योंकि स्टार्टिंग जो टॉप 10% पॉपुलेशन है उसके पास टोटल 90% ऑफ द रिसोर्सेज हैं, ठीक है, और टॉप 1% ऑफ द पॉपुलेशन है उसके पास ऑलमोस्ट 50% ऑफ द रिसोर्सेज हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज एनवायरमेंटल कुजनेट कर्व। अब देखिए जो कुजनेट कर्व अभी हमने डिस्कस किया ये क्या बताता है, पर कैपिटा इनकम एंड इनकम इनइक्वालिटी। अब एनवायरमेंटल इन कुजनेट कर्व क्या डिस्क्लोज करता है, ये क्या बताता है कि इट shows the relation between the stage of economic development and environmental degradation। मीन्स स्टार्टिंग में अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट बढ़ता है उसके साथ साथ एनवायरनमेंट का डिग्रेडेशन ज़्यादा होता है, लेकिन एक लेवल के बाद में जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट सफिशिएंट लेवल तक पहुंच जाता है तो कंट्री के पास टेक्नोलॉजी सफिशिएंट अमाउंट में आ जाती है जिससे कि वो एनवायरनमेंटल डिग्रेडेशन को कंट्रोल कर सके। अब इसका एग्जांपल देखिए कि कार्स जो होती थी पहले फिल्टरलेस कार आती थी, लेकिन अभी क्या है, कार के साइलेंसर में जो आउटपुट होता है, जो एग्जॉस्ट होता है, वहाँ पे फिल्टर्स लगे होते हैं जिससे वे नॉक्स लैड वगैरह इनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और एग्जांपल दे देता हूँ कि अभी तक हम कोल प्लांट्स पर निर्भर थे कि इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए, लेकिन अब हमारे पास विंड टेक्नोलॉजी भी है, अब हमारे पास सोलर भी है, ठीक है। तो जैसे जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट कंट्री का बढ़ता है एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन स्टार्टिंग में बढ़ेगा, एक पीक तक जाएगा, उसके बाद में कम होता जाएगा। नेक्स्ट इज लाफर कर्व, ठीक है। लाफर कर्व क्या बताता है, इट शोज द रिलेशन बिटवीन टैक्स रेट एंड टैक्स रेवेन्यू। मीन्स स्टार्टिंग में अगर टैक्स रेट धीमे धीमे बढ़ता है तो टैक्स रेवेन्यू गवर्नमेंट का बढ़ता है, ठीक है, क्योंकि टैक्स बेस बढ़ता है और टैक्स रेट बढ़ता है तो टैक्स रेवेन्यू गवर्नमेंट का स्टार्टिंग में बढ़ता है, लेकिन एक पॉइंट तक जाके वो वहाँ से फिर घटने लग जाता है। क्यों? क्योंकि जब टैक्स रेट एक लिमिट से ज़्यादा हो जाएगी तो लोग क्या करने लगेंगे, टैक्स इवेजन, लोग टैक्स इवेजन करने लगेंगे, टैक्स को बचाने लगेंगे, टैक्स को चुराने लगेंगे, ठीक है, एक लिमिट से ज़्यादा अगर टैक्स रेट हो जाएगी तो। नेक्स्ट इज राहन कर्व। राहन कर्व बताता है कि द रिलेशन बिटवीन गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड इकोनॉमिक परफॉर्मेंस। इसका भी सेम है, गवर्नमेंट अगर एक
अपनी स्पेंडिंग बढ़ाती है, पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ाती है, तो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस बढ़ता है एक लिमिट तक, लेकिन उसके बाद में फिर घटता जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में गवर्नमेंट क्या देती है, पब्लिक स्पेंडिंग करती है, बैंक्स के पास पैसा देती है, अलग अलग प्रोजेक्ट्स स्टार्ट कराती है, तो लोगों को नौकरी मिलती है, एम्प्लॉयमेंट आती है, इकोनॉमी में लिक्विडिटी बढ़ती है। ठीक है, इकोनॉमी में लिक्विडिटी बढ़ेगी तो लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ेगी, परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो इंडस्ट्रीज ग्रो होंगी। ठीक है, इंडस्ट्री ग्रो होंगी तो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस बढ़ेगा। अब लेकिन एक लिमिट से ज़्यादा अगर फाइनेंशियल लिक्विडिटी बढ़ा दी जाए तो क्या होती है, इन्फ्लेशन। ठीक है, अब वो इन्फ्लेशन क्या है कि जो इकोनॉमी की ग्रोथ है उसको डैमेज करती है इस तरीके से। नेक्स्ट इज फिलिप्स कर्व। फिलिप्स कर्व बताता है द रिलेशन बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, द इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट हैव ए स्टेबल एंड इनवर्स रिलेशनशिप with economic growth comes inflation, which in turn should lead to more jobs and less unemployment. However, it is not always true. अब देखिए काम ये इन्फ्लेशन एम्प्लॉयमेंट को अफेक्ट कैसे करती है। अब देखिए इन्फ्लेशन तीन टाइप की होती है, डिमांड पुल, कॉस्ट पुश एंड बिल्ट इन इन्फ्लेशन। डिमांड पुल क्या होती है, जब परचेजर्स के पास, जब कस्टमर्स के पास ज़्यादा मनी आ जाता है तो उनकी डिमांड किसी चीज़ की बढ़ जाती है। अब जब किसी चीज़ की सप्लाई मान लीजिए 100 यूनिट की है लेकिन उसको ख़रीदने वाले 150 लोग हैं, तो क्या होगा, तो इससे ये होगा कि जो कंपनी जो भी इसको बना के बेच रही है वो क्या करेगी, इस यूनिट का प्राइस बढ़ा देगी, क्योंकि ख़रीदने वालों की संख्या तो सफिशेंट है। ठीक है, दूसरा होता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। अब जैसे अगर किसी भी यूनिट को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल अगर वो महंगा हो जाए तो यूनिट का प्राइस बढ़ जाएगा और इन्फ्लेशन हो जाएगी। ठीक है, तीसरा है बिल्ट इन इन्फ्लेशन, मीन्स अगर लोगों की सैलरी में पैसा इंक्रीमेंट हो जाए, अगर लोगों की सैलरी में रैपिड इंक्रीमेंट हो जाए या लोगों की जो लिविंग कॉस्ट्स हैं वो बढ़ जाएं, ठीक है, तो क्या होता है बिल्ट इन इन्फ्लेशन। जैसे मान लीजिए कि कोई कंपनी है, ठीक है, कोई कंपनी सी है, ये बनाती है रेफ्रिजरेटर्स। ठीक, अब रेफ्रिजरेटर्स बनाने के लिए इसको 1000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट देनी पड़ती है। अब इन लोगों की अगर सैलरी ये 1000 रुपये से बढ़ा देंगे तो ये 1000 रुपये कंपनी कहाँ से लेके आएगी, ये ओब्वियसली कस्टमर से ही लेके आएगी। तो ये क्या करेगी कि रेफ्रिजरेटर्स की जो कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी, रेफ्रिजरेटर्स का जो प्राइस है वो बढ़ा देगी। ठीक है, तो क्या हो गया, इन्फ्लेशन। ओके, इस लेक्चर में इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे मोटिवेटेड, कीप रिवाइजिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। इस लेक्चर के PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिए जाएंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू।